नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी कर भला होगा भला। रेलवे स्टेशन जाकर ज्ञात हुआ महानगरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट है। मैंने तो फोन पर इंक्वायरी से पता कर लिया था, महानगरी 2 घंटे लेट है, पर आप माने ही नहीं बाबूजी। इतनी जल्दी चले आए। बड़ा पुत्र एक नाथ उकताया हुआ है। वे इसलिए कि कई बार ये इंक्वायरी वाले सूचना देते हैं कि घंटी बजती रहती है और यह लोग उठाते ही नहीं हैं। इस देश जैसी अव्यवस्था और अनियमितता कहीं नहीं है। जल्दी आ गए हैं तो बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा। ट्रेन छूट जाती तो जरूर। किसी को कहीं आना जाना हो तो बाबूजी इसी तरह हड़बड़ाते हुए एक शीघ्रता से भर जाते हैं। ओफ, इस गर्मी और भीड़ में 2 घंटे बिताना बहुत कठिन है। मझले पुत्र ओमकार ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए प्लेटफॉर्म की छत की ओर ताका। पंखा पूरी क्षमता से चल रहा था, असर नहीं डाल पा रहा, ये अलग बात है। बाबूजी अम्मा को संबोधित करते हुए बोले, मुंह फाड़े इधर उधर देखती खड़ी न रहो, जैसे आज से पहले स्टेशन नहीं देखा है। इस बिस्तर के ऊपर बैठ जाओ और सामान की निगरानी करो। स्टेशन पर गिरहगढ़ चोर उचक्के फिरते रहते हैं। हमें न सिखाओ। अम्मा तुनक कर कुशल गणितज्ञ की भांति तर्जनी दिखा दिखाकर सामान गिनने लगी। पूरे 9 नग हैं। ग्रीष्मावकाश में आई अम्मा की पुत्री अंबुज अपने 2 बच्चों यशा और संयोग को लेकर अपने पति के पास लौट रही थी। अम्मा स्नेहवश सामानों की गिनती बढ़ाती गई हैं। ट्रेन में इतना सामान चढ़ाना मुश्किल होगा। आजकल की भीड़ देख रही हो। यशा और टोबू साइकिल बेकार ले जा रहे हैं, फिर कभी भेज देते। छोटा पुत्र तिलक बोला। मैं साइकिल ले जाऊंगी। यहाँ ओम और देवा चला चला कर तोड़ देंगे। यशा पैर पटक पटक कर मचलने लगी। ये टोबू साइकिल उसे नाना जी ने खरीद कर दी। आरक्षण नहीं मिला, इस कारण वह साइकिल नहीं छोड़ सकती। अम्मा ने कह दिया, हो गया, ले जाओ साइकिल। जैसे इतना सामान जाएगा वैसे ये भी चली जाएगी। तिलक फुफकारा। अम्मा तुम तो रोती हुई अंबुज दीदी के गले मिलती हुई एक तरफ खड़ी हो जाओगी। सामान तो हमें चढ़ाना होगा ना। अम्मा ने आंचल संभाल कर जोर से हूं किया और मुंह फेर कर बैठ रहीं। बाबूजी ने खलवाड़ खोपड़ी पर हाथ फेर कर अम्मा को घुड़का। तुम्हारा पुत्री प्रेम भी गजब है। बांध लाई हो गेहूं चावल दाल की बोरियां। तो क्या हुआ, यहाँ इतनी खेती होती है और वहां बच्ची को अनाज खरीदना पड़ता है। कौन सा मूड में धर कर ले जाना है। अम्मा अपनी पर अड़ी रही। आजकल रेलों में इतनी भीड़ होती है कि आदम चढ़ जाए, यही बहुत है। बड़ी बहू स्नेह ने मुंह खोला। तुम चुप रहो स्नेह। अम्मा ने दांत पीसे। इकलौती लाडली अंबुज निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले लौट रही है, वह भी बिना आरक्षण के। अम्मा का मन भारी है और उन्हें किसी के तर्क वितर्क सुहा नहीं रहे हैं। स्टेशन पर उफनती बिलबिलाती उन्मादी भीड़। बाबूजी चारों ओर मुंडे घुमाकर खुफिया दृष्टि से प्लेटफॉर्म पर बिछी भीड़ को निहार रहे हैं। भीड़ वैसे ही प्लेटफॉर्म में समा नहीं रही है जैसे पतीले में उफनता हुआ दूध। बाबूजी को सभी चेहरे शातिर चोर दिख रहे हैं। वे बार बार अंबुज को समझा रहे हैं कि उसे कितनी सतर्कता से सफर करना है। देख बिटिया, तू रात में सोना मत। वैसे तो तिलक भी जा रहा है, पर इसका जाना ना जाना बेकार है। ट्रेन चली कि ये सोया, ऐसी कुंभकर्णी नींद है कि पूछो मत। पति की निंदा सुनकर तिलक की पत्नी सोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। आप चिंता मत करो बाबूजी, बस ट्रेन में जगह मिल जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि जगह मिलेगी। भीड़ देखिए ना। अंबुज चिंतित है। कल रात फोन आया था कि उसके पति को कई दिनों से ज्वर आ रहा है और उसे तुरंत बुलाया है। बहुत भाग दौड़ के बाद भी आरक्षण नहीं मिल पाया। सब हो जाएगा। इस भीड़ में जाने वाले कम होंगे और इन जाने वालों को विदा करने वाले अधिक होंगे। चले आते हैं भीड़ बढ़ाने। बाबूजी कह ऐसे रहे थे जैसे स्वयं अकेले आए हों। अंबुज को स्टेशन पहुंचाने पूरा कुनबा ना आए तो बाबूजी को गौरव अनुभव नहीं होता। अम्मा रिसा जाती हैं कि किसी को लड़की से प्रेम नहीं है। बड़ी बहू स्नेह व उसकी 3 लड़कियां, मझली बहू रमा व उसके 2 बच्चे बबली और बालू, छोटी बहू सोनी व उसके 3 बच्चे ओम, देव व साल भर का राजू। अंबुज को विदा करने इतने लोग आए हैं। लाए गए हैं कहना अधिक उपयुक्त होगा। एक नाथ आरक्षण मिलने की आशा में निरंतर टीसी के पीछे भाग रहा था। बात बनती नहीं दिखती थी। बाबूजी ने देश को कोसा।
मुझे लगता है पूरे देश को आज ही यात्रा करनी है। सब अपने अपने काम से जाते हैं बाबूजी, हम बेकार ही इतनी जल्दी आए। ओमकार अभी भी जल्दी आने पर अड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ वेटिंग रूम में जगह हो तो। तिलक वेटिंग रूम की ओर चला। यशा और संयोग पीछे लग गए। इधर ठेले पर इडली डोसा समोसा नमकीन चिप्स फुल्की सजाए रेहड़ी वाले आ जा रहे हैं। बच्चे चिल्लाने लगे, अंकल चिप्स लेंगे। बाबूजी को स्टेशन से सामान खरीदना पसंद नहीं है, पर बाल हट विवश किए देता है। 4 पैकेट अंकल चिप्स खरीदे गए। बच्चे पैकेट शेयर करने को तैयार नहीं हो रहे थे। सबको एक एक पैकेट दिलाकर समस्या का निदान ढूंढ लिया गया। अम्मा गुस्सा गई। दिन भर खाते हैं फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। 100 रुपए स्वाहा हो गए। बच्चे खाने में तल्लीन है। अम्मा की डांट से बेअसर। सभी बच्चों की माताओं ने स्वीकार किया कि ऐसे नालायक बच्चे कहीं ले जाने लायक नहीं हैं। तिलक वेटिंग रूम से लौट आया। वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। उफ! बाबूजी ने रुमाल से खलवाट शीश का पसीना पोंछा। बाबूजी की अधीरता पर रमा और स्नेह अथरों में मुस्कुराईं। एक नाथ एक गोली पकड़ लाया। सुनो, ये सामान है, महानगरी की जनरल बोगी में चढ़ाना है। जी साहब। और हाँ, ट्रेन आए तो यहीं रहना, ये नहीं कि तुम्हें ढूंढना पड़े। नहीं साहब, आप बेफिक्र हो। कुली ने चारों ओर देखकर कुछ जायजा लिया, फिर बोला, उधर आगे चलकर बैठिए, जनरल डिब्बा वहां आगे लगता है। एक मुसीबत और। सब किसी तरह चिप्स खाते बच्चों को हाँकते सामान लादे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। चिप्स खाकर बच्चों को प्यास लगी और घर से लाया गया पानी स्टेशन पर ही समाप्त हो गया। अम्मा ने कपाल थामा। इन लोगों की भूख प्यास हद हो गई। लाओ डिब्बा, पानी भर लाता हूँ। ओमकार खाली डिब्बा लिए चला तो बबली और बालू साथ लग गए। पीछे पीछे ओम और देव भी। स्नेह की लड़कियां जुड़वा और विरासत फिल्म के पोस्टर को मुग्ध भाव से निहार रही हैं और सलमान और अनिल कपूर की चर्चा कर रही हैं। इधर बाबूजी ने बहुओं को घुड़का। खड़ी क्या हो, संभालो बच्चों को, यहाँ बच्चा चोर गिरोह फिरते रहते हैं। सुनकर सोनी और रमा चिंतित भाव से पंजों पर उचक उचक कर बच्चों को देखने लगी। बच्चे भीड़ में कहीं लोप हो चुके थे। भीड़ जैसे नरमुंडों का रेला आ जा रहा है। जाने कहाँ से आते हैं इतने लोग, जैसे आने जाने के अतिरिक्त इन्हें कोई काम नहीं है। जहां तक दृष्टि जाए शीश तैरते दिख जाते हैं। सब किसी धुन में है, उन्माद में है। रेहड़ी वालों के विभिन्न स्वर कनपटी फोड़े डालते हैं। पानी भरकर लौटे ओमकार के पीछे चारों बच्चों का जुलूस सकुशल लौट आया। रमा ने चेतावनी दी, चलो सब चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ, वरना घर भेज देंगे। बच्चों ने कुछ देर आज्ञाकारी भाव दिखाया, पर उसकी चंचल प्रकृति उन्हें थिर नहीं रहने दे रही थी। एक नाथ फिर टीसी के चक्कर काटने चल दिया। एक ही जगह बिन किसी काम के खड़े रहना उसकी प्रवृत्ति में नहीं है। तिलक ऊब रहा है। बुक स्टॉल से जाकर इंडिया टुडे और यशा और संयोग के लिए कॉमिक्स खरीद लाया। इंडिया टुडे बाबूजी ने झपट ली। कुछ देर पंखे की भांति प्रयोग करते रहे, फिर एक बोरी पर बैठकर उलटने पलटने लगे। कॉमिक्स को बच्चे ललचाई नजरों से देख रहे हैं और छीन झपट रहे हैं। स्नेह ने खींचकर अपनी मंझली बेटी शुभी को एक थप्पड़ मार दिया। स्नेह उद्विग्न है। उसे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को अनावश्यक रूप से स्टेशन लेकर आया जाए। वह बच्चों को लेकर घर पर रुकना चाहती थी। अम्मा ने सुना दिया था, स्टेशन तक जाते हुए पांव घिसते हैं तो मत जाओ। साल भर में बच्ची बेचारी आती है, फिर भी तुम्हें खटकती है। और अब बच्चे आफत किए हुए हैं। शुभी को फ्रॉक से आंसू पोंछते देख अंबुज पसीजी। जाने के क्षण भावुक होते हैं। क्या भाभी, मार दिया बच्ची को? चलो मैं सबको कॉमिक्स दिलाती हूँ। बाबूजी रोकते रहे इस अफवाह के लिए, पर अम्बुज सबको एक एक कॉमिक्स दिला लाई। अम्मा की भौहें कपाट पर टंग गई। बच्चों को लाओ तो ऐसा ही होता है, खर्च पर खर्च हुआ जाता है। जाने दो अम्मा, बच्चे हैं, अम्बुज उदारता से बोली। अम्मा जारी रही, तेरे पास बहुत पैसा है तो फूंक डाल। और हाँ सुन अम्बुज, वो थैला संभाल कर पकड़ना, खाने का सामान रखा है, गिर जाएगा तो सब उलट पलट जाएगा। अम्मा तुम्हें खाने की पड़ी है और ये ट्रेन पता नहीं कब आएगी। पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है। अम्बुज व्यग्रता में कदम ताल सी करती हुई एक गति का प्रदर्शन कर रही है। मैं पता करके आता हूँ, कहता हुआ ओमकार पूछताछ दफ्तर की ओर चला गया। किसी ट्रेन के आने की घंटी हो चुकी है। अनाउंसमेंट में नारी स्वर उभरा, यात्री कृपया ध्यान दें, जबलपुर से चलकर निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। बाबूजी ने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप करने का संकेत किया और अनाउंसमेंट सुनकर बोले, लो, महाकौशल इतनी लेट आ रही है, इसे तो 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए। महानगरी पता नहीं कब आएगी।
मालूम होता है आज सब ट्रेन लेट चल रही है। ओमकार लौट आया। महानगरी 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। आज का नक्षत्र तो, अम्मा आंचल से हवा करते हुए बोली। महाकौशल प्लेटफॉर्म से आ लगी। ट्रेन में बहुत भीड़ है। जनरल बोगियों में यात्री बर्र के छत्ते की भांति गुथे हुए हैं। द्वार पर डंडा पकड़े खड़े बैठे लटके लोग। अंबुज ने असहाय दृष्टि बाबूजी पर डाली। यही भीड़ महानगरी में होगी तो कैसे चढ़ोगी दीदी? सोनी पूछ रही है। अंबुज चुप रही, शायद सुन नहीं सकी। प्लेटफॉर्म में होती चहल पहल ने झटका सा खाया। रेहड़ी वालों के स्वर तेज हो गए। लोग उन्मादियों के उन्मान भाग रहे थे। अपेक्षित डिब्बे ढूंढ रहे हैं। एक सज्जन विदेश जा रहे हैं। दिल्ली से फ्लाइट है। इन्हें विदा करने कई लोग आए हैं। गेंदे की मालाएं और कैमरे के फ्लैश। विदा होते सज्जन अपनी सामर्थ्य भर हंसी और मुस्कान बांट रहे हैं। उधर कोई किसी की जेब काट कर भागा है और भीड़ की एक टुकड़ी जेब कतरे के पीछे लगी है। बाबूजी ने बहुओं को डपटा। मुंह फाड़े न खड़ी रहो, अपने गहने संभालो। 10 बार कहा है कि स्टेशन पर यह सब पहनकर मत आया करो। सुनकर तीनों बहुओं ने चैन बाली चूड़ियां टटोलते हुए बुरा समूह बनाया। स्नेह ने कह डाला, बाबूजी आप ऐसी हड़बड़ी मचाते हैं कि गहने उतारने का ध्यान ही नहीं रह पाता है। बाबूजी नहीं सुन पाए। उनका ध्यान जेब कतरे पर था। महाकौशल ने शैने शैने रेंगते हुए प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जाने वाले लथपथ कर चले गए। उन्हें विदा करने आए लोग वापस लौट गए। प्लेटफॉर्म कुछ देर को खाली हुआ और कुछ देर में फिर से उतना ही भर गया। सोनी छोटे बच्चे राजू को हलकारते दुलारते हुए थक गई तो वहीं फर्श पर पसक्का मारकर बैठ गई और जोर से थपकते हुए उसे सुलाने का प्रयत्न करने लगी। अम्मा ने निंदा की। बैठ गई फरस पर, सिले की साड़ी बर्बाद कर दी। और सोनी कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ फटकार कर जगह साफ कर लेता है। क्या करूं, इसे संभालना कठिन हो रहा है। सोनी थकी हुई लग रही थी। कॉफी पी लेते तो उकताहट कुछ कम होती। अंबुज ने प्रस्ताव रखा। मैं कॉफी लाता हूं। एक नाथ कॉफी लाने चला गया। बच्चे और सर क्यों चुपते। 50 रुपए स्वाहा हो गए। कुछ देर में अनाउंसमेंट हुआ। बाबूजी ने तर्जनी अथरों पर रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया। यात्री ध्यान दें, मुंबई की ओर जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सूचना से प्लेटफॉर्म पर घबराहट और उतावली का झोंका सा आ गया। लो, इतनी देर बाद महानगरी आ रही है तो उस प्लेटफॉर्म पर। बाबूजी छिटके से खड़े रहे, जैसे सूचना का सत्यापन करना चाह रहे हों। ओमकार इधर उधर जाकर कूली को ढूंढने लगा। कूली अनाउंसमेंट सुनकर स्वयं ही आ गया और विद्युत की त्वरा से उसने 4 सामान लाद लिए। अफरा तफरी मची है। लोग हड़बड़ाए हुए दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागे जा रहे हैं। बाबूजी तेजी दिखाते हुए कूली के पीछे लग गए कि वह सामान लेकर गायब न हो जाए। बच्चों को हाँकते घसीटते सामान उठाए ये विशाल कुटुंब किसी तरह प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचा। सामान गिना जाता, एक नाथ अनुमान लगाता। अपेक्षित डिब्बा कहाँ आकर ठहरेगा। इससे पहले धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म से आ लगी। उन्मादी भीड़ उफना रही है। अम्मा निरंतर चीख रही हैं, बच्चों का हाथ कसकर पकड़ो, कोई गुम हो गया तो इस भीड़ में नहीं मिलेगा। अम्मा की चीख भीड़ और शोर में खो गई। एक नाथ डिब्बे के पीछे दौड़ा। पीछे पीछे कूली और ओमकार और तिलक सब सामान से लदे फदे हैं। डिब्बे में बहुत भीड़ है। द्वार पर लटके लोग जैसे प्रवेश निषेध की घोषणा कर रहे हैं। चढ़ने वाले चढ़ने की शीघ्रता और व्यग्रता में उतरने वालों को उतरने नहीं दे रहे हैं। कोई पूरा गला फाड़कर चीख रहा है, जब उतरने की जगह नहीं दोगे तो चढ़ने की जगह कैसे मिलेगी? उतरिए जल्दी, भाषण मत झाड़िए। ट्रेन यहाँ 5 मिनट रुकती है और आप। एक नाथ ने उस लटके हुए आदमी को खींचकर उतार दिया। कूली यात्रियों को ठेल ठाल कर सामान सहित डिब्बे में घुस गया। बाबूजी तिलक पर बिगड़े। तुम जाते क्यों नहीं डिब्बे में? कूली पता नहीं सामान कहाँ रख दे। चुप भी रहिए बाबूजी, आप ही इस भीड़ में घुसकर दिखा दीजिए। तिलक द्वार पर झूलती भीड़ को देखकर बौखलाया हुआ था। बाबूजी उसे घूर कर रह गए क्योंकि उनकी दृष्टि डिब्बे में लोप हो गए कूली को ढूंढ रही थी। उतरने व चढ़ने वालों में प्रतिद्वंदिता सी हो रही है। धक्का मुक्का झपटा खींचतान चीखना चिल्लाना चल रहा है। एक वृद्ध जो मोटा कुर्ता और पर्दनी पहने हैं, कंधे पर लटकाने वाला खादी का झोला टांगे हैं, ट्रेन में चढ़ने का बहुत प्रयास कर रहा है और संघाती धक्कों और कोचती कोहनियों के जोर से चढ़ नहीं पा रहा है। वृद्ध उस उन्मादी भीड़ में तैरता हुआ सा डिब्बे के द्वार तक पहुंचता और फिर दूर छिटक जाता है, जैसे कागज की असहाय नाव लहरों के थपेड़ों से इधर उधर डगमगा रही हो। एक बार वह चढ़ जाता, पर एक नाथ ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे खींच लिया और अंबुज को लगभग घसीटकर कूपे में ढकेल दिया। वृद्ध करुण स्वर में बोला, मुझे भी चढ़ने दो बेटा, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। सभी जरूरी काम से ही जाते हैं बाबा, कोई फालतू मरने नहीं जाएगा इस भीड़ में।
पर आप लोगों में धैर्य और एटिकेट बिल्कुल नहीं है, वरना सबको उतरने चढ़ने की जगह मिल जाती, एकनाथ ने उपदेश दे डाला। इतनी समझदारी की बातें करते हो फिर भी इस तरह धक्का मुक्की कर रहे हो, वृद्ध के स्वर में व्यंग था। व्यवस्था सिखाने वाले ये नवयुवक स्वयं कितनी व्यवस्था बनाए रखते हैं। चुप भी रहो बाबा। तिलक जो संयोग को कंधे पर लादे हुए है ने वृद्ध को एक और सरकाया और डिब्बे में चढ़कर किसी तरह किला फतह कर लिया। बेटा मुझे भी तनिक हाथ पकड़कर खींचोगे? वृद्ध का कृशकाय हाथ उठा ही रह गया और तिलक कूपे में कहीं बिला गया। बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया, पीछे से ओंकार का स्वर उभरा। अम्बुज ने फेंटा कस लिया और दोनों हाथ हिला हिलाकर बाकी बचे सामान और यश के लिए चिल्ला रही है। लोग जब व्यक्ति से भीड़ की शक्ल में बदलते हैं तो सारे संस्कार, शालीनता, धैर्य, संयम, नम्रता, सभ्यता सदा शैता खो देते हैं। भीड़ की शक्ल में स्वयं को पहचाने जाने का भय नहीं होता। वृद्ध ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ से जूझने में सारी क्षमता और ऊर्जा व्यय कर चुका तो भीड़ से निकलकर एक और पराजित सा खड़ा हो गया। कदाचित उस असंभव क्षण की प्रतीक्षा में जब भीड़ छटेगी और वह डिब्बे में चढ़ सकेगा। बाबूजी डिब्बे की गतिविधि पर दृष्टि जमाए हुए बोले, महोदय, ये आपके अकेले सफर करने की उम्र नहीं है। कम से कम अकेले तो सफर न किया करें। मुझे नहीं लगता आप ट्रेन में चढ़ पाएंगे। जाना बहुत जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ। वृद्ध ने अपनी पनियाई आंखें पर्दनी की कोर से पोंछी। उधर यशा को ओमकार ने किसी तरह डिब्बे में फेंक दिया। उसके भाल के दाईं ओर किसी संदूक का नुकीला कोना लग गया और घूमर निकल आया। ट्रेन धक्का खाकर रेंगने लगी। कुछ साहसी पराक्रमी लोग डंडा पकड़कर ट्रेन के साथ घिसट रहे हैं। बाबूजी सस्वर गाने लगे, प्रेबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यात्रा की सफलता हेतु बाबूजी गोसाई जी की ये चौपाई अवश्य दोहराते हैं। एकनाथ कूपे में ही रह गया, जो बड़ी कठिनाई से कूद पाया। चावल और दाल की बोरी यहीं छूट गई और अम्मा का मुंह फूला हुआ है, जाते हुए बेटी से ठीक से मिल भी नहीं पाई। भीड़ वापस लौटने लगी, प्लेटफॉर्म 1 की ओर। भीड़ में कहीं गुमसा लटपटाते बदहवास पैरों से रेंगता हुआ वृद्ध भी लौट रहा है। बाबूजी तनिक दयाद्र हुए। ओमकार, तुम लोग उस वृद्ध की सहायता कर सकते थे, बेचारा किसी जरूरी काम से जा रहा था। बाबूजी, आपको तो बस आदेश देना आता है, आप उस भीड़ में चढ़े होते तो पता चलता, उत्तर दिया एकनाथ ने। बाबूजी निरुत्तर हो गए। इधर अम्मा सामान की भांति बच्चों को गिन रही थी। 1 बार 2 बार 3 बार गिना, एक बच्चा कम है। अम्मा के कंठ से विकराल चीख निकल गई। सुनते हो, देव नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? हे लाखन लाल, आज किसका मुंह देखा था? बाबूजी तमतमा गए। सभी सदस्यों ने इधर उधर दृष्टि फैलाई। देव सचमुच नहीं दिख रहा था। बाबूजी ने बौखलाहट में बहुओं को आड़े हाथों लिया। यही करने आई हो तुम लोग? एक बच्चा भी नहीं संभला है। अब इन लंगूरों को पकड़कर वहां बेंच पर बैठो, हम देखते हैं। सोनी रोने लगी। स्नेह ने भयावह समा खींचते हुए बता डाला कि खाड़ी देशों में बच्चों को बेचकर किस तरह उन्हें घरेलू नौकर बनाया जाता है, कि बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। सुनकर सोनी का रुदन बढ़ गया और तब स्नेह की समझ में आया कि उसने गलत समय में गलत बात बोल दी है। वह सोनी को सांत्वना देने लगी। बच्चे सिटपिटाए हुए हैं। अम्बू जो पैसे देकर गई है, इससे आइसक्रीम खाने की योजना थी। इस पापी देव ने सब गड़बड़ कर दिया। बाबूजी, एकनाथ, ओमकार पूरे प्लेटफॉर्म पर एक छोर से दूसरे छोर तक भागते फिर रहे हैं। अम्मा दूर झाड़ियों में झांक आई और रमा दूर तक जाकर पटरी देखाई। देव कहीं नहीं है। ट्रेन में बैठकर तो नहीं चला गया? बाबूजी को जैसे चेताया। मैं तो पहले ही कहती थी कि इतने लोगों का स्टेशन जाना ठीक नहीं। स्नेह ने दर्शन बघारा। चुप रहो भाभी, चुप रहो भाभी, दिमाग मत चाटो। ओमकार उसे झिड़क कर एक और चल दिया। पूरा प्लेटफॉर्म खंगाल डाला, बच्चा नहीं मिला। एकनाथ बोला, बाबूजी प्लेटफॉर्म 1 पर चलिए, हो सकता है देव उधर निकल गया हो। हाँ हाँ, ये ठीक होगा। सोनी प्लेटफॉर्म 2 छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। बाबूजी, देव यहीं से गुमा है, 1-2 लोगों को यहाँ पर रुकना चाहिए। देव कहीं इधर उधर चला गया होगा तो लौट कर आ जाएगा। सोनी ठीक कह रही है, सब एक जगह यहीं बैठो वरना 1-2 बच्चे और गुम हो जाएंगे। बाबूजी महिलाओं और बच्चों को यहीं छोड़ पुत्रों के साथ प्लेटफॉर्म 1 की ओर लपके। अभी जल्दी कोई ट्रेन नहीं आनी है, इसलिए प्लेटफॉर्म कुछ खाली है। एकनाथ और ओमकार प्लेटफॉर्म पर कुशल धावक की तरह दौड़ते रहे, लोगों से टकराते रहे और दीदे न होने का विशेषण पाते रहे। बाबूजी वेटिंग रूम, सुलभ शौचालय, स्टॉल झांकाए।
देव नहीं मिला। बाबूजी की उत्तेजना और घबराहट बढ़ रही है। प्लेटफॉर्म निगल गया बच्चे को या किसी गिरोह के हत्थे चढ़ गया। बाबूजी विवशता की मूर्ति बने आते जाते लोगों से पूछते रहे, आपने नीली धारीदार शर्ट और सफेद हॉट पैंट पहने 5-6 वर्ष के बच्चे को देखा है? लोग अनभिज्ञता दिखाते हुए आगे बढ़ जाते, जैसे बच्चा खोना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बाबूजी स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं, जब लोग सहायता न करें तो मनुष्य भीड़ में किस तरह अकेला पड़ जाता है। यदि इतने लोग उनकी सहायता करें तो क्या बच्चा नहीं ढूंढा जा सकेगा? भाईचारा किसी में नहीं रहा। उन्हें एकाएक उस वृद्ध की याद हो आई जो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया था। ओह, थोड़ा सा सहयोग दे, हम दूसरे के काम साध सकते हैं। पर पता नहीं बेचारा किस काम से जा रहा था। एकनाथ पूछताछ दफ्तर में देव के खोने की सूचना दर्ज करा विमूढ़ भाव से बाबूजी के पास आकर खड़ा हो गया। ओमकार बहुत देर तक पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ उलझा रहा और फिर बाबूजी के पास आकर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था को गालियां देने लगा। बाबूजी सुर में सुर मिला रहे हैं, पुलिस ऐसी निकम्मी न होती तो आज ये अव्यवस्था और अराजकता न फैलती। समय गुजरता जा रहा है और देव के न मिलने की आशंका बढ़ती जा रही है। सहसा अनाउंसमेंट हुआ। बाबूजी ध्यान से सुनने लगे। 5-6 वर्ष का बालक जो नीली धारीदार शर्ट और सफेद हॉट पैंट पहना है, अपने पिता का नाम तिलक गोस्वामी बताता है, इंक्वायरी दफ्तर में है, शीघ्र संपर्क करें। बाबूजी को जैसे चेत आया, उन्होंने एकनाथ और ओमकार को समेटा और इंक्वायरी कार्यालय की ओर लपके। इंक्वायरी दफ्तर का दृश्य करुण था। देव इतना अधिक रो चुका था कि हिचकियां उसके कंठ में समा नहीं रही थीं। बाबूजी को देखकर वह उनकी गोद में चढ़ उनसे जोक की तरह चिपक गया, उनके कंधे में मुंह गड़ा लिया और पुचकारने पर भी मुंह ऊपर नहीं उठाया। वह बहुत डरा हुआ था और हिचकने सिसकने से उसकी देह में हिलोरे सी उठ रही थी। एकनाथ और ओमकार बाबूजी के साथ दफ्तर के क्लर्क के पास खड़े वृद्ध को चकित नेत्रों से देख रहे हैं। ये तो वही वृद्ध है जो ट्रेन में चढ़ना चाह रहा था और जिसे एकनाथ धक्का देकर पीछे धकेल दिया था। क्लर्क बोला, अजीब लापरवाह लोग हैं आप लोग, बच्चे संभाले नहीं जाते तो स्टेशन क्यों लाते हैं? ये बाबा बच्चे को न बचाते तो पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता। दिन भर लोगों से उमजते जूझते क्लर्क का स्वर वैसे ही तल्ख और बेसुरा हो चुका है और इस समय तो उसके कहने के ढंग से साफ दिख रहा है कि वह इन्हीं जैसे लोगों को अव्यवस्था फैलाने का जिम्मेदार समझता है। सुनकर एकनाथ बिल्कुल पानी पानी हो गया। ओमकार इस तरह मुंह फाड़े खड़ा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। बाबूजी कुछ देर शब्द तलाशते भौचक खड़े रहे, जैसे अभी भी हादसे से उबर नहीं पा रहे हों। बड़ी मुश्किल से मुंह से बोल फूटा, आज तो आप हमारे लिए देवदूत बन गए, किस तरह आपका धन्यवाद करूं? किस बात का धन्यवाद? मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, जानवर भी एक दूसरे का सहयोग देते हैं। फिर हम तो मनुष्य हैं। आप जानते हैं मेरी ट्रेन छूट गई थी। मैं स्टेशन से बाहर निकला तो देखा पीपल के पेड़ के पास एक आदमी इसे साइकिल में बैठाने की कोशिश कर रहा है और ये रो रहा है। मैं समझ गया यह इसे भगा कर ले जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर इस बच्चे को आपके साथ देखा था। मुझे मालूम था बच्चा आपका है। बड़ी मुश्किल से इसे अपने साथ ला पाया हूँ। बच्चा इतना डर चुका था कि मेरे पास भी नहीं आता था। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी माँ जहाँ हो वहाँ चले जाओ, और यह अकेला स्टेशन की ओर बढ़ा, पीछे पीछे मैं भी। मुझे लग रहा था आप लोग परेशान होंगे। एकनाथ अत्यंत लज्जित है। बाबूजी ने एक बार उसे घूर कर देखा, फिर वृद्ध को संबोधित करते हुए कहा, यदि आज आप न होते तो? मैं न होता तो क्या होता, बचाने वाला तो भगवान है। बहुत पछतावा था कि जा नहीं पाया, पर अब विश्वास हो गया भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बच्चे को बचाने के लिए ही शायद मेरी ट्रेन छूट गई। वृद्ध के अखरोट से सुकड़े मुख पर कई भाव आ जा रहे हैं। आपको जाना कहाँ है बाबा? ओमकार ने औपचारिकता का सिरा पकड़ा। मुंबई जाना है बेटा। सुबह तार मिला था, मेरा इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना में चल बसा। उसके शव को लेने जाना है। पर वृद्ध मुख की सलवटें भीतर की सरलता को रोकने के प्रयास में और सिकुड़ आईं। बाबूजी एकनाथ ओमकार सकते में आ गए। जैसे सही मायने में देव अब गुमा है। कितना बड़ा अन्याय किया है ईश्वर ने इस बुढ़ापे में। पता नहीं किस तूफान से गुजर रहा होगा यह वृद्ध, फिर भी दूसरों का भला करना नहीं भूला। ओ, बहुत दुख हुआ सुनकर। बाबूजी के कंठ से घुटी घटी सी संवेदना फूटी। वृद्ध चुप है, भीतर के तूफान के वेग को थामने के प्रयास में। हम आपकी कुछ सहायता। एकनाथ का वाक्य अधर में लटका रह गया। नहीं नहीं, आप लोग परेशान हैं, घर जाइए, मैं चला जाऊंगा। दूसरी ट्रेन रात 10 बजे मिलेगी। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कोई असहाय वृद्ध मिले तो उसे थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा स्नेह,
थोड़ा सा सम्मान दे देना। हम वृद्ध तुम्हारे ही समाज का एक हिस्सा है बेटा, जो आज अपनी ऊर्जा खो चुके हैं। तुम लोग युवा हो, बहुत ऊर्जा है तुम्हारे भीतर, बहुत क्षमता है। इस क्षमता का छोटा सा भाग किसी की भलाई में लगा देना, मैं समझूंगा मुझे उपकार का मूल्य मिल गया। एक छोटी सी कहावत है, कर भला होगा भला, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। कहकर वृद्ध पराजित चाल से चलकर कक्ष के द्वार तक पहुंचे और फिर पलटकर बाबूजी के ऐन सामने जा खड़े हुए। बुरा न माने तो कुछ कहूं, रेलवे स्टेशन इतने लोगों को लेकर ना आया करे, अव्यवस्था फैलती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और प्रशासन का ही दायित्व नहीं है, हम सभी नागरिकों का दायित्व है। हम चाहें तो फैलती जा रही अव्यवस्था को किसी सीमा तक कम कर सकते हैं, बस हमें स्वयं को सुधारना होगा। वृद्ध लौट चले, उनके लटपटाते बदहवास पैर मानो कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। इधर बाबूजी आवाज जैसे वाड़ी चली गई है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी कर भला होगा भला। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।